हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में बैक क्रॉस अप का चल रहा था। उसमें इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस मेथड्स क्या है, इसके अलावा बैक क्रॉस में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और बैक क्रॉस के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के बारे में। इसके अलावा उसमें एक प्रोसीजर आपका डोमिनेंट जीन के स्थानांतरण का भी वीडियो में कवर किया हुआ था। आज है का ये वीडियो लेक्चर कीट रोधिता के लिए एक प्रभावी जीन का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ अ रिसेसिव जीन फॉर रस्ट रेसिस्टेंस पर है। इसके अलावा बैक क्रॉस मेथड्स के हम मेरिट और डीमेरिट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक रिसेसिव या फिर डोमिनेंट जीन पर के ट्रांसफ़र की एक विधि ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसमें पहले वर्ष हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से जैसे हमने डोमिनेंट में देखा था, वहाँ पर जो रेसिस्टेंस थी वो डोमिनेंट जीन के द्वारा नियंत्रित होती थी, कंट्रोल होती थी। लेकिन यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो एक रिसेसिव जीन या अप्रभावी जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ पर भी हम नॉन रिकरेंट पेरेंट बी के रूप में, जो कि ये रस्ट के प्रति रेसिस्टेंस है या कीट रोधी है, यहाँ पर जो जीन पाए जाते हैं वो रिसेसिव हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव जीन के द्वारा रस्ट रेसिस्टेंस कंट्रोल की जा रही है। तो यहाँ पर स्मॉल आर और रिकरेंट पेरेंट ए, यहाँ पर कैपिटल आर, क्योंकि ये जो यहाँ पर किस्म या पेरेंट है रिकरेंट पेरेंट ए, ये इनमें क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी वाले जो लक्षण हैं, उपज वाले जो लक्षण इसमें पाए जाते हैं। लेकिन रस्ट रेसिस्टेंस इसमें नॉन रिकरेंट पेरेंट बी में पाए जाते हैं, जो कि इसके जीन यहाँ पर रिसेसिव हैं। अब इन दोनों के बीच हम यहाँ पर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर F1 प्राप्त होती है। F1 में एक आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर F1 प्राप्त होता है। इसका हम बैक क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर, अर्थात रिकरेंट पेरेंट से हम यहाँ पर बैक क्रॉस कराएंगे। और यहाँ पर रस्ट रोधिता के लिए हम कोई परीक्षण नहीं करते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद हम F1 का जनक ए से बैक क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर या जो रिकरेंट पेरेंट होता है उससे, ठीक। उसके बाद थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस 1 करते हैं। बैक क्रॉस 1 में हमको यहाँ पर जो भी इस पीढ़ी में सभी पौधे रस्ट ग्राही होते हैं और इन सभी में हम क्या कराते हैं, यहाँ पर स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। और जब उसके बाद फिर सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद उन सभी बीजों को हम बल्क में या पुंज में एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगले वर्ष फोर्थ ईयर में हम बैक क्रॉस 1 कराते हैं और यहाँ पर इसी की F2 पीढ़ी भी यहाँ पर तैयार की जाती है। तो वहाँ पर दो जीनोटाइप वाले प्लांट्स मिलते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात ये भी रोग के प्रति ग्राही होंगे, इसमें रोग लगेगा। इसके अलावा हम इन सभी पौधों में हम आर्टिफिशियल इनोकुलेशन द्वारा जो रस्ट रोधी पौधों का वरण करके उनका फिर से हम रिकरेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर के साथ। फिर उसके बाद हम फिफ्थ ईयर में क्या करते हैं, बैक क्रॉस 2 कराते हैं। बैक क्रॉस 2 में क्या होता है, जो बैक क्रॉस 2 जनरेशन्स होती हैं, यहाँ पर रस्ट रोधिता के लिए पौधों का वरण नहीं किया जाता है और जो रिकरेंट पेरेंट से मिलते जुलते पौधे होते हैं उनका वरण कर लेते हैं एवं उनका फिर जो रिकरेंट पेरेंट से हम बैक क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर रिकरेंट पेरेंट्स कैपिटल आर है और इनका जो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो कि हमें F2 में प्राप्त हुआ था, जो कि रिकरेंट पेरेंट से मिलते जुलते हैं, तो इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों के बीच यहाँ पर क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद फिर अगले 6th ईयर में हम बैक क्रॉस 3, ये जो जनरेशन्स होती है, बैक क्रॉस 3 पीढ़ी में जो सभी पौधे में हम स्वपरागण फिर से कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा
यहाँ पर जो बीज इससे प्राप्त होते हैं उसको हम बल्क में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगले वर्ष 7th ईयर में बैक क्रॉस 3 F2 जनरेशन्स जो यहाँ पर प्राप्त होती है, इस पीढ़ी में फिर से हम रस्ट का आर्टिफिशियल इनोकुलेशन कराते हैं या कृत्रिम संरोपण करते हैं। यहाँ पर जो कीट रोधी एवं आवर्ती जनक के समान दिखने वाले पौधे होते हैं उनका हम चयन कर लेते हैं और इन पौधों का आवर्ती जनक से प्रतीप संकरण कराते हैं। यहाँ पर फिर से हम उसी प्रकार का प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने पिछले बैक क्रॉस 1 और F2 में किया था। इस प्रकार से यहाँ पर फिर से हम चौथे वर्ष की भांति हम करते हैं। उसके बाद फिर अगला है 8th ईयर में हम बैक क्रॉस 4 कराते हैं। यहाँ पर जो आपका 5वें वर्ष में जो हम प्रोसीजर फॉलो किए थे वही करते हैं। इसके बाद फिर 9th ईयर में बैक क्रॉस 5 कराते हैं। यहाँ पर 6ठे वर्ष के जैसा हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर अगला है आपका 10th ईयर बैक क्रॉस 5 F2 जनरेशन्स। यहाँ पर हम जो कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर इन प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर प्राप्त होती हैं और फिर इनका हम किट परीक्षण करते हैं, रस्ट का रेसिस्टेंस को हम चेक करते हैं। इसके अलावा इन पौधों में जो स्वपरागित बीज होते हैं उनको बल्क में ना इकट्ठा करके हम अलग अलग एकत्रित करते हैं। उसके बाद फिर 11th ईयर में हम बैक क्रॉस 5 या F3 जनरेशन्स तैयार करते हैं और यहाँ पर हम एकल पादप संततियों को उगाते हैं, अलग अलग पौधों को उगाते हैं और जनक ए के समान एवं कीट रोधी संततियों को बीज में आपस में मिश्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रस्ट से रेसिस्टेंट प्रोजनीज होती हैं उनको आपस में हम मिश्रित करते हैं। उसके बाद फिर अगले 12th ईयर में यहाँ पर हम रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल या पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं। इसके बाद फिर अगले वर्ष 13th ईयर में जो बीज यहाँ पर अगर उपज परीक्षण इसका सही होता है, रस्ट से रेसिस्टेंस होता है, तो उसको फिर हम बीज को अधिक मात्रा में उगाते हैं और किसानों के वितरण के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो ये आपका रिसेसिव जीन का ट्रांसफ़र करने की प्रोसीजर थी। इसके बाद हम इसके मेरिट और डीमेरिट को जान लेते हैं। बैक क्रॉस संकरण विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ बैक क्रॉस मेथड। इस विधि के द्वारा किसी अत्यंत उत्कृष्ट किस्म के शेष जीन प्रारूप को बिना प्रभावित किए हुए इसके 1 या 2 डिफेक्ट्स या दोषों को सुधारा जा सकता है। यहाँ पर अगर 1-2 दोष हैं किसी भी किस्म में तो उसके जो सुपीरियर क्वालिटी वाले उपज वाले पौधे होते हैं तो उसके जीनोटाइप को बिना प्रभावित किए हुए ही हम वहाँ पर दोषों को सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी कोई भी किस्म है जो कि रस्ट से रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन उसकी उपज काफ़ी अधिक मात्रा में हो रही है, तो उसकी उपज को हम जो सुपीरियर क्वालिटी उसमें पाई जाती है उपज वगैरह है, तो उसको हम बिना प्रभावित किए हुए भी हम उसमें रस्ट रेसिस्टेंस वाले जीन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस किस्म को रस्ट रेसिस्टेंस बना सकते हैं। इसके बाद अगला है नई किस्म रिकरेंट पेरेंट के एक समान होती है, अर्थात जो भी किस्म नई बनती है वो रिकरेंट पेरेंट के एक समान पाई जाती है। इसके बाद अगला है इस विधि में बेमौसम या ऑफ सीजन फसलों एवं ग्रीन हाउस का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। इसका जो परीक्षण किया जाता है प्रोसीजर है उसको हम बेमौसम सीजन में भी हम और या फिर ग्रीन हाउस में हम आसानी से इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला है इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं। यहाँ पर अधिक पौधे उगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पर व्यापक जो उपज परीक्षण है उनको भी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम उपज परीक्षण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जो किस्म है उसका अधिकतर हम रस्ट रेसिस्टेंस को ही चेक करते हैं कि उसमें जो भी नई किस्में बना रहे हैं उसमें रस्ट रेसिस्टेंस हुआ है या नहीं, वो किस्म रस्ट से रेसिस्टेंस हुई है या नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट है इस फसल में संबंधित स्पीशीज से जीन या कोशिका द्रव्य स्थानांतरण की एकमात्र विधि है। अगर हम बैक क्रॉस मेथड ही एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी जीन को या फिर उसके साइटोप्लाज्म को हम स्थानांतरण कर सकते हैं। इसके बाद इसके
दोष क्या हैं? मेरिट ऑफ बैक क्रॉस मेथड्स। इसमें नई किस्म या सुधारे गए लक्षण को छोड़कर आवर्ती जनक से अधिक उत्कृष्ट नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर एक दोष ये होता है कि जो भी आपके रिकरेंट पेरेंट हैं उसमें हम जो भी सुधार कर रहे हैं, अगर उपज वगैरह है तो वो उपज इसमें नहीं बढ़ सकती। इसमें सिर्फ रस्ट रेसिस्टेंस ही अगर हम यूज कर रहे हैं तो रस्ट रेसिस्टेंस ही हो सकती है। इसके बाद अगला है स्थानांतरित किए गए जीन के साथ दृढ़ संलग्न या अवांछनीय जीन का भी स्थानांतरण हो सकता है। यहाँ पर अगर किसी भी जीन अगर मान लीजिए उसमें अवांछनीय गुण वाले पाए जाते तो उसका भी स्थानांतरण किया यहाँ पर हो सकता है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद अगला है हर पीढ़ी में बैक क्रॉस करना पड़ता है, जिससे ये काफ़ी कठिन कार्य होता है। हर बार यहाँ पर बैक क्रॉस किया जाता है। इसके अलावा अगला है यह विधि समय लेने वाली व खर्चीली होती है, इसमें अधिक समय लगता है और यह विधि अधिक खर्चीली भी होती है क्योंकि इसमें लगातार बैक क्रॉस लेना होता, उन किस्मों को उगाना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है जब तक रिकरेंट पेरेंट में सुधार किया जाएगा, लगभग 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं रिकरेंट पेरेंट में सुधार करने में, तब तक इसकी अपेक्षा जो अधिक उत्कृष्ट या अधिक उपज देने वाली किस्में होती हैं उनको हम विकसित कर सकते हैं। तो ये इसके दोष होते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।